दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना था कि रोहित नौकरानी से हुए संबंध के बारे में रेखा को बताकर अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। लेकिन रेखा रोहित की एक नहीं सुनती और वह नाराज होकर के मैके चली जाती है। इसके आगे की कहानी आपको इस आखिरी भाग में सुनाने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। दोस्तों, करीब 1 घंटे बाद रेखा मैके पहुंच जाती है और मैके जब वह पहुंचती है तो उसकी माँ जब रेखा को देखती हैं तो वह उससे पूछती हैं कि क्या बात हो गया बेटा, जो अभी आप गई थी और अभी लौट आई। रेखा इसका कोई जवाब नहीं देती और वह अपनी माँ से कहती है कि मम्मी, अब मैं उनके साथ नहीं रहूँगी। यह सुनने के बाद रेखा की माँ काफ़ी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या बात है बेटा, जो आप इस तरह से कह रही हैं, बाबू ने आपको कुछ कहा है क्या? रेखा इसका कोई जवाब नहीं देती और आंखों में आंसू लेकर के वह अपने कमरे में चली जाती है। रोहित रेखा के आने के बाद काफ़ी परेशान रहता है। उसे रात भर नींद नहीं आती। उधर रेखा काफ़ी परेशान रहती। उसके कानों में रोहित की वो आवाज़ बार बार गूंजती रहती है कि मेरा नौकरानी से संबंध हो गया है। रेखा के पापा सुबह रेखा से पूछते हैं कि बेटा, क्या बात हो गई जो आप रात में ही रोहित बाबू से नाराज होकर के यहाँ चली आई। रेखा अपने पापा से भी कुछ नहीं बताती। फिर उसके पापा रेखा से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है बेटा, जो आप नाराज होकर के चली आई? रोहित बाबू ने आपको कुछ कहा है? रेखा अपने पापा से कहती है कि पापा, अब मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। यह सुनने के बाद रेखा के पापा और परेशान हो जाते हैं और रेखा से पूछते हैं कि बेटा, आप क्या कह रही हैं? आप जान रही हैं इसका मतलब क्या होता है? जिस पर रेखा कहती है कि पापा, मैं जो कुछ कह रही हूँ वह सोच समझ के कह रही हूँ। अब मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। रोहित बिना कुछ खाए पिए अगले दिन फैक्ट्री पर पहुंच जाता है और वह रेखा के इस तरह से नाराज होकर मैके जाने के बाद काफ़ी परेशान रहता है। दोपहर में वह रेखा को फ़ोन करता है तो रेखा का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। इसके 1 सप्ताह के बाद रोहित एक अधेड़ व्यक्ति को अपने घर पर नौकर रख लेता है। उधर रेखा भी 1 सप्ताह के बाद एक फैक्ट्री में कंप्यूटर बाबू के पद के लिए इंटरव्यू देती है, जिसका वहां सिलेक्शन हो जाता है। रेखा इसके अगले दिन से उस फैक्ट्री में काम पर जाने लगती है। समय गुजर रहा होता है। रोहित फैक्ट्री पर बैठ करके फैक्ट्री का काम निपटा रहा होता है। तभी शाम को 4 बजे उसकी माँ का फ़ोन उसके पास आता है। रोहित अपनी माँ का फ़ोन उठाता है और कहता है, प्रणाम मम्मी, कैसी हैं, क्या हाल चाल है? तो रोहित की माँ रोहित से कहती हैं कि बेटा, मेरी तबीयत नहीं ठीक है और लग रहा है कि मैं अब नहीं बच पाऊंगी। यह सुनने के बाद रोहित परेशान हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मम्मी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर रोहित कहता है कि आप घबराइए नहीं, मैं आज ही शाम को आपके पास पहुंच रहा हूं। इसके बाद रोहित शाम को फैक्ट्री से थोड़ा जल्दी निकल जाता है और वह अपने गांव के लिए निकल लेता है। रात को वह अपनी मम्मी के पास पहुंचता है और अपनी माँ का पैर छू करके वह प्रणाम करता है तो उसकी माँ उसे कहती हैं कि बेटा खुश रहो। फिर वह रोहित से पूछती हैं कि बेटा, बहू कैसी है? और बहू को भी साथ ले आए होते, कम से कम मरने से पहले एक बार बहू को देख लेती। रोहित जब अपनी माँ की इन बातों को सुनता है तो वह अंदर ही अंदर हिल जाता है कि माँ को क्या जवाब दे। फिर वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, वह ठीक हैं और मैं सीधे फैक्ट्री से आ गया, इसलिए उनको नहीं लाया। सुबह होता है और रोहित अपनी माँ को शहर के एक अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर
रोहित की माँ को देखने के बाद, दवा लिखने के बाद रोहित से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। तो रोहित डॉक्टर से बताता है कि मैं कानपुर में एक कपड़े की फैक्ट्री में मैनेजर हूँ। फिर डॉक्टर रोहित से पूछते हैं कि आपकी शादी हो चुकी है। तो रोहित कहता है कि हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। फिर डॉक्टर रोहित से कहते हैं कि आप अपनी माँ को अपने पास रखिए, यह आपके और बहू के बीच में रहेंगी तो इनका दिल थोड़ा बहला करेगा और दवा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में रह कर के यह ठीक रहेंगी। रोहित डॉक्टर की इन बातों को सुनने के बाद अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। इसके बाद रोहित दवा लेता है और अपनी माँ को कार में बैठाता है और गांव के लिए वह चल पड़ता है। रोहित कार चला रहा होता है और मन ही मन में यह सोच रहा होता है कि अगर रेखा घर पे होती तो आज मैं माँ को गांव ना ले जा कर के सीधे कानपुर लेकर के जाता। रोहित अपनी माँ को घर पर छोड़ने के बाद माँ से कहता है कि माँ, आप समय समय से दवा खाइएगा और मैं आज ही शाम को कानपुर निकल जा रहा हूँ। रोहित की माँ कहती हैं कि ठीक बेटा, आराम से जाइएगा। रोहित इसके बाद अपनी माँ का पैर छूता है और फिर वह कानपुर के लिए निकल लेता है। रात में वह कानपुर आ रहा होता है और उसके ख्यालों में रेखा रहती है कि आज वह क्या करे। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि रेखा को वह कैसे मनाए, कैसे अपने पास बुलाए। इन्हीं सब उधेड़-बुन में वह कानपुर पहुंच जाता है और सुबह वह फैक्ट्री पर चला जाता है। एक दिन रोहित फैक्ट्री पर जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक बस स्टॉप पर खड़ी रेखा पर पड़ती है। रेखा को देखने के बाद वह कार को रोक देता है और कार से उतरकर जैसे वह रेखा की तरफ आगे बढ़ता है, पीछे से बस आ जाती है और बस में रेखा बैठ जाती है और कुछ पल बाद ही बस वहाँ से आगे बढ़ जाती है। रोहित जहाँ रेखा को देख लिया होता है, वहीं रेखा रोहित को नहीं देख पाई होती है। इसके अगले दिन रोहित 10 मिनट पहले ही बस स्टॉप पर पहुंच जाता है और वह रेखा का इंतज़ार कर रहा होता है। रेखा एक ऑटो से वहां उतरती है और ऑटो को किराया देने के बाद जैसे वह आगे बढ़ती है, उसकी नज़र रोहित पर पड़ती है। रोहित को देखने के बाद वह बस स्टॉप पर खड़ी भीड़ में जाकर के यह सोच कर के खड़ी हो जाती है कि रोहित यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन रोहित इसके बाद रेखा के पास पहुँच जाता है और रेखा से कहता है कि चलिए आप कार में बैठिए, आपको जहाँ जाना है मैं वहाँ छोड़ दूँगा। लेकिन रेखा इसका कोई जवाब नहीं देती और तभी बस आ जाती है और रेखा बस में सवार हो जाती है। बस कुछ देर बाद वहाँ से आगे बढ़ लेती है और रोहित अपनी कार को बस के पीछे लगा देता है। रेखा बस से जब नीचे उतरती है और जिस फैक्ट्री की तरफ वो आगे बढ़ती है, रोहित उसे दूर से देख रहा होता है और रेखा को फैक्ट्री में प्रवेश करने के बाद रोहित अपनी कार को वहाँ से आगे बढ़ाता है और वह अपनी फैक्ट्री में पहुँच जाता है। रोहित अगले दिन फैक्ट्री से शाम को थोड़ा जल्दी निकल आता है और वह रेखा की फैक्ट्री के गेट के बगल अपनी कार को रोक करके वहाँ रेखा का आने का इंतज़ार करने लगता है। रेखा जैसे गेट से बाहर निकलती है, रोहित अपनी कार से उतर करके रेखा की तरफ आगे बढ़ता है और रेखा के पास पहुंचने के बाद रेखा से कहता है कि आप रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। रेखा रोहित की एक नहीं सुनती और वह आगे बढ़ रही होती है। तभी एक व्यक्ति रोहित से कहता है कि आप
क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं? जब यह आपकी बातें नहीं सुनना चाह रही हैं तो क्यों आप इनके पीछे पड़े हुए हैं और आप इन्हें परेशान कर रहे हैं? यह सुनने के बाद रेखा उस व्यक्ति से कहती है कि भाई साहब आप जाइए, यह मेरा पर्सनल मामला है। यह सुनने के बाद वह व्यक्ति कहता है कि गजब ज़माना आ गया है, लोग घर की समस्या हल करने के लिए सड़कों पर चले आते हैं। रेखा आगे बढ़ रही होती है और रोहित उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद रेखा खड़ी हो जाती है तो रोहित कहता है कि आप मेरी गलती की सज़ा मम्मी को मत दीजिए। मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं 2 दिन पहले गांव गया हुआ था। मम्मी कह रही थी कि मरने से पहले बहू को मैं देखना चाहती हूँ, तुम बहू को पास ले आओ। यह सुनने के बाद रेखा गौर से रोहित को देखने लगती है और रोहित से पूछती है कि क्या हुआ है मम्मी जी को। रोहित कहता है कि मैं 2 दिन पहले गांव पर गया था और उन्हें डॉक्टर को दिखा करके आया हूँ। उनकी तबीयत नहीं ठीक है और वह आपको देखना चाहती हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। मैं उनको कानपुर लेकर के आना चाहता था, लेकिन आप पास नहीं हैं, साथ नहीं रह रही हैं, इसलिए मैं उनको कानपुर लेकर के नहीं आया कि जब वह कानपुर आएंगी और आपके बारे में यह सब जानेंगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। इन्हीं सब वजह से मैं मम्मी को कानपुर लेकर के नहीं आया। यह सुनने के बाद रेखा कहती है कि मम्मी ने तो मुझे गजब दुविधा में डाल दिया। फिर वह काफ़ी सोच विचार करने के बाद कहती है कि अगर मैं अकेले मम्मी के पास जाऊंगी तो वह क्या सोचेंगी कि मैं अकेले क्यों आई हूँ। फिर रेखा कहती है कि ठीक है, परसों संडे है, चलिए मम्मी से मैं मिल के आती हूँ। यह सुनने के बाद रोहित बहुत खुश होता है और रेखा से कहता है कि चलिए आप कार में बैठिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूँगा। लेकिन रेखा कहती है कि नहीं आप जाइए, मैं बस से चली जाऊँगी। और इसके बाद रेखा बस स्टॉप पर आ जाती है और बस का इंतज़ार करने लगती है। जैसे बस आती है वह उसमें सवार हो कर के घर के लिए निकल लेती है। उधर रोहित भी अपनी कार में आकर के बैठता है और वह अपने आवास के लिए आगे बढ़ जाता है। एक दिन बाद संडे को 7 बजे रेखा रोहित को फ़ोन करती है कि आप कहाँ हैं, मैं सड़क पर आपका इंतज़ार कर रही हूँ। रोहित रेखा से कहता है कि आप वहीं रुकिए, मैं 10 मिनट में आपके पास पहुँच रहा हूँ। इसके 10 मिनट बाद रोहित कार लेकर के रेखा के पास पहुँच जाता है। रेखा के कार में बैठने के बाद रोहित रेखा से पूछता है कि आपने चाय पानी पिया है, तो रेखा कहती है कि हाँ मैं चाय पानी पीकर ही घर से निकली हूँ। इसके बाद रोहित कार को आगे बढ़ाता है और वह मैनपुरी के लिए निकल लेता है। काफ़ी देर चलने के बाद रोहित एक ढाबे पर कार को रोकता है और रेखा से कहता है कि चलिए कुछ खा लीजिए। रेखा कहती है कि नहीं आप जाइए, खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। रोहित कार से नीचे उतरता है और पीछे बैठी रेखा का हाथ पकड़ के कहता है कि चलिए कुछ खा लीजिए, आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं कुछ खाऊंगा। फिर रेखा कहती है कि ठीक है, हाथ छोड़िए, चलिए। इसके बाद दोनों ढाबे में प्रवेश करते हैं और एक खाली जगह देख करके दोनों बैठ जाते हैं। तभी वेटर आता है और रोहित से वह पूछता है कि साहब क्या ले आऊँ आपके खाने के लिए। रोहित कहता है कि आप इनसे पूछ लीजिए। फिर वेटर रेखा से कहता है कि मैडम क्या क्या आपके लिए ले आऊँ। फिर रेखा
ऑर्डर देती है खाने का और वेटर थोड़ी देर बाद 2 गिलास और पानी लेकर के आ जाता है। रोहित दोनों गिलास में पानी गिराता है और 2 घूंट पानी पीने के बाद रेखा से कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे क्यों इतना सता रही हैं? मैं आपके बगैर कितना परेशान हूँ, आपको कैसे बताऊँ? रेखा इसका कोई जवाब नहीं देती है और नज़रें नीची करके रोहित की सारी बातें सुन रही होती है। रोहित रेखा से बार बार माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन रेखा इसका कोई जवाब नहीं देती। तभी वेटर वहाँ खाना लेकर के आ जाता है। दोनों साथ खाना खाते हैं और रोहित जहाँ रेखा को गौर से देख रहा होता है, वहीं रेखा अपनी नज़रें नीची करके खाना खा रही होती है। खाना खाने के बाद रोहित पेमेंट करता है और इसके बाद दोनों आकर के कार में बैठ जाते हैं और मैनपुरी के लिए कार आगे बढ़ जाती है। दोपहर में दोनों घर पहुंच जाते हैं और जब रोहित और रेखा को रोहित की माँ देखती हैं तो वह बहुत खुश होती हैं। दोनों जाकर के पैर छूते हैं, जिन्हें वह खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं। फिर रेखा किचन में जाती है और रोहित और अपनी सासू माँ के लिए चाय बनाती है। चाय बना करके वह लाती है और तीनों बैठ करके चाय पीते हैं। शाम होता है। रोहित खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला जाता है और वह वहाँ रेखा का इंतज़ार कर रहा होता है। इधर रेखा खाना खाने के बाद मम्मी के पास पहुँच जाती है और उन्हें अपने हाथ से दवा खिलाती है। उनके हाथ में, पैर में और सर पर तेल लगा करके उनके पूरे बदन की वह मालिश करती है। काफ़ी देर तक रेखा मम्मी के पास वह बैठी रहती है, उनकी सेवा करती है। तो रोहित की माँ कहती हैं कि मेरी बहू जैसी पूरे गांव में किसी की बहू नहीं है। फिर वह रेखा से कहती हैं कि बेटा जाओ, सो जाओ, काफ़ी देर हो गया है। तो रेखा कहती है कि मम्मी मैं तो आपके पास सोऊंगी, कहाँ आपके पास रोज़ मुझे सोने को मिलता है। फिर रोहित की माँ कहती हैं कि नहीं बेटा, तुम यहाँ क्या सोओगी, तुम जाओ अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन रेखा कहती है कि नहीं मम्मी, मैं आपके पास ही सोऊंगी। फिर रेखा वहीं सो जाती है और सुबह के जब 4 बजते हैं तो रोहित और रेखा फिर तैयार हो जाते हैं कानपुर आने के लिए। इसके बाद दोनों अपनी मम्मी का पैर छूते हैं और कहते हैं कि मम्मी आप समय समय से दवा खाते रहिएगा और कोई आपको दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, फिर हम लोग आ जाएंगे। रोहित की माँ कहती हैं कि बेटा ठीक है, फिर जल्दी बहू को लेकर के आना। इसके बाद दोनों पैर छूते हैं और अपनी कार में आकर के बैठ जाते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद रेखा और रोहित एक ढाबे पर जा कर के रुकते हैं और वहाँ चाय नाश्ता का ऑर्डर करते हैं। ढाबे पर मौका पा कर के रोहित रेखा से फिर अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। रोहित कहता है कि कितने पति हैं जो अपनी पत्नियों को रोज़ धोखा देते हैं, लेकिन किसी की पत्नी उसे छोड़कर इस तरह से नहीं जाती जिस तरह से आप मुझे छोड़ कर के चली गई हैं। रेखा कहती है कि मेरे जितना शायद वो अपने पति से प्यार नहीं करती, इसीलिए शायद वह यह सब बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं जितना आपको प्यार करती हूँ उतना शायद वह अपने पति से नहीं करती। रोहित कहता है कि अगर आप मुझे इतना प्यार करती हैं तो क्यों नहीं मुझे एक बार सुधरने का मौका दे रही हैं।
क्यों नहीं मुझे आप माफ़ कर दे रही हैं। तभी वहाँ वेटर चाय नाश्ता लेकर के आ जाता है और दोनों चाय नाश्ता करने के बाद रोहित पेमेंट करता है और दोनों कार में आकर के बैठते हैं और कार वहाँ से कानपुर के लिए आगे बढ़ जाती है। करीब 9 बजे रोहित कानपुर पहुँच जाता है तो रेखा कहती है कि घर चलिए, घर पे कपड़ा चेंज कर लूँ, इसके बाद फिर फैक्ट्री पर मुझे छोड़ दीजिएगा। फिर रोहित रेखा को लेकर के रेखा के घर पहुँच जाता है और रोहित को जब रेखा के मम्मी और पापा देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। रोहित जाकर के रेखा की मम्मी और पापा को पैर छू करके प्रणाम करता है। रेखा की माँ रोहित को घर आने के बाद बहुत खुश होती हैं और जल्दी जल्दी उसके लिए चाय और नाश्ता बनाने लगती हैं। रोहित जब तक चाय नाश्ता कर रहा होता है तब तक रेखा साड़ी चेंज करके सूट पहन करके तैयार हो जाती है और फिर वह चाय नाश्ता करके बाहर आती है और रोहित रेखा की फैक्ट्री पर ले जा कर के छोड़ देता है और उसके बाद वह अपनी फैक्ट्री पर पहुंच जाता है। रेखा फैक्ट्री पर पहुंचने के बाद वह अपने काम पर लग जाती है। दोपहर होता है। दोपहर में उसका मन मिचलाने लगता है और उसे उल्टी होने लगती है। यह देख करके उसके जो सीनियर महिला स्टाफ होते हैं उसे फैक्ट्री के अस्पताल पर लेकर के जाते हैं, जहां महिला डॉक्टर रेखा को चेक करती है और दवाएं देने के बाद रेखा से कहती हैं कि बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। फिर वह कहती हैं कि यह सुनने के बाद आपके पति बहुत खुश होंगे। फिर महिला डॉक्टर रेखा से पूछती हैं कि आपके पति क्या करते हैं, तो रेखा बताती है कि मेरे पति एक कपड़े की फैक्ट्री में मैनेजर हैं। फिर वह महिला डॉक्टर रेखा से कहती है कि इस हाल में आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए। इस स्थिति में आपकी काफ़ी देख रेख की ज़रूरत है। इसके बाद रेखा को जो उसकी सीनियर महिला स्टाफ होती हैं वहाँ से लेकर के फैक्ट्री पर आ जाती हैं। रेखा यह सब सुनने के बाद बहुत कुछ सोच रही होती है और वह रोहित के बारे में भी सोच रही होती है। शाम होता है। रेखा फैक्ट्री से बाहर निकलती है और वह अपने घर पर पहुंच जाती है। एक दिन रोहित फैक्ट्री से जल्दी आ जाता है और रेखा का फैक्ट्री के गेट पर शाम को वह इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे रेखा फैक्ट्री से बाहर निकलती है, रोहित की नज़र रेखा के पेट पर पड़ता है तो उसे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि रेखा माँ बनने वाली है। यह देखने के बाद रोहित बहुत खुश होता है और रेखा के कार में बैठने के बाद रोहित रेखा से कहता है कि इतनी बड़ी खुशखबरी आपने मुझसे क्यों छुपा रखा था। रोहित कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर वह रेखा से कहता है कि इस खुशी में आप मुझसे क्या लेंगी। रेखा इसका कोई जवाब नहीं देती और वह चुपचाप कार में बैठी होती है। इसके बाद रोहित कार स्टार्ट करता है और कार को वह आगे बढ़ा देता है। एक चौराहे से रोहित कार को दूसरी दिशा में जब मोड़ता है तो रेखा कहती है कि आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं मुझे। रोहित इसका कोई जवाब नहीं देता और कुछ देर के बाद वह अपने घर पर रेखा को लेकर के पहुंच जाता है। घर का ताला वह खोलते हुए कहता है कि रामू 3 दिन की छुट्टी लेकर के गांव गया हुआ है। फिर ताला खोलने के बाद दोनों घर के अंदर प्रवेश करते हैं और रोहित रेखा को ले जा कर के सोफे पर बैठाता है। फिर वह किचन में जा कर के चाय बनाने लगता है।
यह देख रेखा सोफे से उठती है और कहती है कि मेरे रहते आप चाय बनाएं या मैं नहीं देख सकती। और दोनों मिल कर के चाय बनाने लगते हैं। चाय बनाने के बाद रोहित फ्रिज खोलता है और उसमें रखी मिठाई को वह निकालता है और मिठाई प्लेट में रखने के बाद चाय नमकीन मिठाई लेकर के वह फिर जा कर के सोफे के सामने मेज पर रख देता है। फिर दोनों वहाँ बैठ कर के चाय पी रहे होते हैं और रोहित एकटक रेखा को देख रहा होता है। चाय पानी के दौरान रोहित रेखा से कहता है कि अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप आराम कीजिए और इस हालत में आपको आराम की ज़रूरत है। रेखा चाय पी रही होती है और रोहित की इन बातों को वह सुन रही होती है। चाय पीने के बाद रेखा रोहित से कहती है कि चलिए आप मुझे मम्मी के पास छोड़ आइए। यह सुनने के बाद रोहित काफ़ी भावुक हो जाता है और रेखा से कहता है कि आप मेरा कितना इम्तहान लेंगी, आपको कैसे बताएं कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी कैसे कट रही है। आपके बिना एक एक दिन मेरा एक एक बरस लग रहा है। रोहित कहता है कि आप कम से कम इस आने वाले मेहमान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। यह कहकर रोहित रेखा का पैर पकड़ लेता है। रोहित जैसे रेखा का पैर पकड़ने चलता है, रेखा रोहित के दोनों हाथों को थाम लेती है और रोहित से लिपट करके फपक करके रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि दोबारा आप ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रोहित रेखा के इन आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि दोबारा आपको हमसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। काफ़ी देर तक दोनों प्यार के भावना में खोए रहते हैं। इसके कुछ देर बाद जब दोनों सामान्य होते हैं तो रोहित कहता है कि चलिए किसी होटल में खाना खाते हैं। रेखा कहती है कि ठीक है, वहाँ खाना खाने के बाद फिर चलिएगा, मुझे मम्मी के पास छोड़ आइएगा। इसके बाद रोहित रेखा दोनों जाते हैं एक होटल में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद रोहित रेखा को मैके में छोड़ आता है। इसके एक सप्ताह के बाद रोहित रेखा की वहाँ से विदाई करा करके घर रेखा को लाता है और इसके 4 दिन बाद वह अपनी मम्मी को भी कानपुर में अपने पास बुला लेता है। समय गुजर रहा होता है और 5 माह बाद रेखा एक परी जैसी सुंदर लड़की को जन्म देती है, जिसका नाम रोहित खुशी रखता है, क्योंकि इसी की वजह से उसके जीवन में दोबारा खुशियाँ लौटी हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए कि हमारी ये सब कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। जय हिंद।